हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हैं, बहुत मज़े में हैं और उम्मीद करता हूँ आपकी मई 2026 एग्जाम्स के लिए जो तैयारी है वो बहुत बढ़िया से चल रही होगी। बहुत रिसेंटली आईसीएआई ने मई 2026 अटेम्प्ट के लिए अपनी आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर्स जो है वो रिलीज़ किए हैं और आज के इस सेशन में हम जो टैक्सेशन की आरटीपी है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स का लेवल है वो आपका ईजी टू मीडियम लेवल तक के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें कुछ नहीं है। आइए जी, इस सेशन में क्विकली जो भी क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यू सबको वाइंड अप करते हैं। स्टार्ट करते हैं जी इनकम टैक्स के लॉ के साथ। यहाँ पे हमारे पास एक केस सिनारियो है और उसके बेस पे हमें 5 एमसीक्यूज दे रखे हैं। एमसीक्यूज में हमसे क्या-क्या पूछा गया है? एमसीक्यू नंबर 1 सेज व्हाट वुड बी द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द सैलरीज ऑफ मिस्टर रोशन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। इसके बाद कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम, व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी and would be the tax liability of Mr. Roshan for assessment year 26-27 if he opts out of the default tax regime। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने मई 2026 अटेम्प्ट के लिए जो भी डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी के अमेंडमेंट्स है वो देख ली है, उसी के बाद आप ये आरटीपी अटेम्प्ट कर रहे हैं। इनकेस आपने मई 2026 के लिए अमेंडमेंट्स को कवर नहीं किया है तो पहले आप उन अमेंडमेंट्स को देखिएगा और उसके बाद आप आरटीपी को कवर करने पे आइएगा। स्टार्ट करते हैं जी। Mr. Roshan, aged 45 years, is employed as a finance manager in XYZ Limited. During financial year 25-26, he receives the following: basic salary 60,000 per month. So 60,000 into 12, this comes out to rupees 7,20,000 पूरे साल की. Dearness allowance 12,000 per month. 50% of this forms part for retirement benefits. So 12,000 into 12 ये मेरे पास आता है 1,44,000. तो 1,44,000 आपका कंप्लीट डीए है, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट्स में इसका 50% अमाउंट आता है, दैट इज ₹72,000। अगली चीज, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 15% ऑफ बेसिक सैलरी। जो भी पैसा एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में पैसा कंट्रीब्यूट करता है अप टू 12% ऑफ आरबीएस वो एग्जेम्प्ट होता है, उससे ओवर एंड अबव जो होता है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स होता है। तो एक चीज देखिएगा, एम्प्लॉय की आरबीएस कितनी आएगी, तो आरबीएस में आपका बेसिक पे आएगा, बेसिक पे आएगा आपका 7,20,000 रुपए का, और आपका 50% ये आएगा जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है, वो अमाउंट मेरे लिए आएगा 72,000। ठीक है जी, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। इन दोनों को जोड़ के मेरे पास अमाउंट आता है 7,92,000। अब एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है आपके पास 15% ऑफ बेसिक पे, तो 7.2 लाख का 15% ये एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो 7,20,000 का 15% कम्स आउट टू रुपीज 1,08,000। अब इसमें से एग्जेम्प्ट कितना है, कितना अमाउंट जो है वो आपका एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट है आपका 7,92,000 का 12%। तो 7,92,000 इंटू 12%, ये मेरे पास आता है 95040। और कितना अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स होगा, तो एम्प्लॉय के हाथ में जो पैसा टैक्स होगा वो होगा मेरे पास 12,960। तो दिस इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ आरबीएस, तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स हो जाएगा। तो इतनी चीज आपके लिए सैलरी के टॉपिक की बातें हैं। आगे, he owns a house property which is let out during previous year 25-26. He has taken a loan for acquisition of this house and paid interest of 2.2 lakh during the year. Details of house property are as follows. तो 2.2 लाख का आपका इंटरेस्ट है। इतना डेटा आपके लिए मायने रखता है। म्यूनिसिपल वैल्यू 180 पर एनम, फेयर रेंट 1,95,000 पर एनम, स्टैंडर्ड रेंट 1,80,000 पर एनम, एक्चुअल रेंट रिसीव 1,70,000 पर एनम। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट, किसने पे किया है, टेनेंट ने पे किया है, तो इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस का बेनिफिट तभी अलाउ किया जाता है जब ओनर खुद अपनी जेब से पे करता है। रिपेयर एक्सपेंसेस पेड बाय मिस्टर रोशन, ये मेरे लिए मायने नहीं रखते, बिकॉज जब आप 24A का डिडक्शन लेंगे उसी में सब कुछ इनकॉर्पोरेटेड होता है। तो सबसे पहले आप कहेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर, ये अमाउंट मेरे पास आएगा 1,95,000। फिर आप 1,95,000 और 1,80,000 इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इन दोनों में से लेंगे विच एवर इज लोअर। तो जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है पूरे साल का, वो आपका पूरे साल का एक्सपेक्टेड रेंट 1,80,000 आएगा। आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल कितना है, तो आपका एक्चुअल रेंट जो है वो 1,70,000 पर एनम है, और जीएवी आप लेके चलेंगे इन दोनों में से विच एवर इज हायर।
तो मेरे लिए यहाँ पे जीएवी कितनी आएगी, मेरे पास यहाँ पे जो जीएवी आएगी वो जीएवी आएगी रुपीज़ 1,80,000। म्यूनिसिपल टैक्स यहाँ पे माइनस नहीं हो सकते क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्स ओनर ने अपने खुद की जेब से दिया है। एनएवी जो है वो मेरे पास आएगा 1,80,000 रुपये। फिर इसमें से आप माइनस करेंगे सेक्शन 24A में 30% ऑफ एनएवी विच कम्स आउट टू रुपीज़ 54,000। और इसके अलावा आपका 24B में कंप्लीट इंटरेस्ट, क्योंकि प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आप आराम से कंप्लीट इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप ओल्ड रेजिम में हो चाहे आप न्यू रेजिम में हो। तो 2,20,000 रुपये का इंटरेस्ट भी आप आराम से माइनस कर सकते हैं। इनको माइनस करने के बाद मेरे पास क्या इनकम या लॉस आता है, तो 1,80,000 माइनस 54,000 माइनस 220, दिस कम्स आउट टू रुपीज़ 94,000। ये 94,000 मेरा इफेक्टिव लॉस है। डन। आगे बढ़ते हैं। अदर ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26 आर एज अंडर। क्वेश्चन में एक्चुअली में कैपिटल गेन के रिस्पेक्ट में भी कुछ बातें थी, तो वो सब यहीं से हम चेक कर लेते हैं। Household LED and refrigerator purchased in January 2017 for 56,000. They were sold in Feb 2016 for 15,000. तो बात ऐसी है, आपने हाउस होल्ड एलईडी और रेफ्रिजरेटर बेचा है, ये आपके पास पर्सनल इफेक्ट है और पर्सनल इफेक्ट के सेल पे कोई कैपिटल गेन नहीं आएंगे बिकॉज ये कैपिटल एसेट ही नहीं होते हैं। अगली बात, एडवांस ऑफ ₹4 लाख was received from Mr. Vanraj on 1st May 2025 against sale of urban agricultural land for ₹11 lakh, which was being used by his father for agricultural purposes during last 2 years and 8 months. However, due to non-payment of balance amount, advance was forfeited. आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करने की ट्रांजैक्शन इंटर की थी, बट ये ट्रांजैक्शन मटेरियलाइज नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आपने एडवांस को फोरफिट कर लिया। कोई भी एडवांस जो फोरफिट किया जाता है 1 अप्रैल 2014 या इसके बाद, उस फोरफिटेड एडवांस को आप हाथों हाथ अदर सोर्सेज की इनकम मानते हैं। तो ये 4 लाख रुपए का जो आपने एडवांस फोरफिट किया है, ये मेरे लिए अदर सोर्सेज की इनकम है। मूविंग अहेड, the same land was subsequently sold to Mr. Jain on 1st December 2025 for rupees 10,50,000. The land was purchased on 20th January 2006 for rupees 1,50,000. तो असेट आपने 20 जनवरी 2006 को खरीदा था और आप इसे 1 दिसंबर 2025 को बेच देते हैं। तो आपने प्रॉपर्टी को तो 2 साल से ऊपर रखा हुआ है, तो असेट यहाँ पे आपके लिए क्या है, असेट आपके लिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म है। ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ पे आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपकी 10.5 लाख है, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कैपिटल गेन निकालते टाइम पे कोई इंडेक्सेशन का लॉ नहीं लगता है, माइनस 1.5 लाख। तो आपके पास जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 9 लाख रुपए आ रहा है। अब क्योंकि इंडिविजुअल या इसके पेरेंट्स कम से कम पिछले 2 सालों से लैंड को एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे थे और आपने इस एग्रीकल्चरल लैंड को बेच के एक नई एग्रीकल्चरल लैंड हाथों हाथ 10 मार्च 2026 को खरीद ली है, तो आप सेक्शन 54B में एग्जेम्पशन लेने के लिए एंटाइटल्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपके पास 54B में 9.5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन आपकी बैठती है, लेकिन जब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ही 9 लाख, तो आप 9 लाख तक की एग्जेम्पशन ले पाएंगे और फिर आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है, ये ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन लेने के बाद ये आपका नील हो जाएगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पीपीएफ अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 40,500। पीपीएफ पे आप कोई भी इंटरेस्ट कमाएंगे वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट है। He paid rupees 75,000 as premium towards life insurance cover for self and his wife and also contributed 1 lakh towards PPF. आपने 75,000 की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है खुद के लिए और वाइफ के लिए और 1 लाख रुपए पीपीएफ में डाले। इन दोनों चीज़ों के लिए जो बेनिफिट है वो बेनिफिट आपको मिलता है एटीसी में, बट एटीसी में आपका मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख हो सकता है और एटीसी का बेनिफिट भी आपको ओल्ड रेजिम में मिलेगा, न्यू रेजिम में नहीं मिलेगा। Cost inflation indices for financial years are as under 5, 6, 117, 16, 17, 264, 25, 26, 376। अगर मानो कुछ आपका कैपिटल गेन आता तो वहां पे मेरे पास टैक्स निकालने के 2 ऑप्शन हो सकते थे कि भाई एक आप टैक्स पे कर सकते हैं ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट 20% प्रोवाइडेड दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज कंप्यूटेड विद इंडेक्सेशन बेनिफिट, एंड एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप निकाल सकते हैं विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट, उस पर 12.5% का टैक्स। बट क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नील आ रहा है तो आपका टैक्स नहीं बनेगा, तो मेरे को 2 ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है।
मिस्टर रोशन वांट्स टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स regime, मतलब आपको टैक्स जो है वो ओल्ड regime में नहीं, न्यू regime में ही पे करना रहेगा। Based on facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following multiple choice questions. सबसे पहले, what would be the amount chargeable to tax under the head salaries? तो जितना मेरे को याद आ रहा है, बेसिक पे जो है वो बेसिक पे आपका 7,20,000 रुपए का है। फिर इसके बाद डीए जो है वो डीए आपका 1,44,000 का है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर ने जो पैसा आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया था वो आपके पास यहाँ पे आया 12,960, 12,960 रुपए एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ है। और इसमें से आप सेक्शन 16(1)(a) की, क्योंकि आप न्यू रिजीम में हैं, तो 75,000 रुपीज़ की आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लीजिए, देख लीजिए क्या अमाउंट आ रहा है। तो 720 प्लस 144 प्लस 12,960 माइनस 75,000, ये अमाउंट मेरे पास आ रहा है 8,01,960। डन। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रोशन। तो कैपिटल गेन तो कुछ भी टैक्स नहीं होगा, एग्जिबिशन के तौर पे क्लोज हो जाएगा। व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रोशन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27? तो एक देखिए, सैलरी की इनकम आपके पास 8,01,960 की आ जाएगी। आपके पास लेट आउट प्रॉपर्टी से लॉस आएगा, और लॉस हमने निकाला था आपका 94,000 रुपीज़ का लॉस है। लेकिन जब आप न्यू रिजीम में जाते हैं तो इसका सेट ऑफ आपको नहीं मिलता। न्यू रिजीम जो है वो कहती है जी आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को ना तो इंटरनेट सेट ऑफ कर सकते हो, ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो ये सेट ऑफ आपको नहीं मिलेगा। ओल्ड रिजीम में मिल जाएगा बट न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। इसके बाद कैपिटल गेन तो आपका वैसे ही निल है। फिर आपके अदर सोर्सेज में जो आपने एडवांस फोरफीट किया है वो फोरफीटेड एडवांस आपका 4 लाख रुपए है, और डिडक्शंस के तौर पे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो आपकी टोटल इनकम कितनी है? आपकी टोटल इनकम अंडर न्यू रिजीम इज 12,01,960। डन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर रोशन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27? क्या टैक्स लाइबिलिटी आपकी रहेगी? तो 12,01,960 पे सबसे पहले तो आप न्यू रिजीम के जो स्लैब रेट्स हैं उसके हिसाब से टैक्स लगाएंगे। स्टार्टिंग के 4 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं है। अगले 4 लाख पे 5% के हिसाब से आपका अमाउंट 20,000 आएगा। इसके बाद अगले 4 लाख पे 10% के हिसाब से आपका अमाउंट 40,000 आएगा। उसके बाद रिमेनिंग 1960 पे 15% के हिसाब से, तो 1960 इंटू 15%, ये 294 आएगा। इन सबको आप जोड़ देंगे, ये रिमेनिंग 1960 पे आपका 294, 1960 इंटू 15%, 294, ये आपका आएगा। ये आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 20,000 प्लस 40,000 प्लस 294, दिस इज 60,294। अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है, अंडर द न्यू रिजीम 12 लाख तक की अगर आपकी टोटल इनकम है तो आपको 60,000 तक का रिबेट मिल सकता है, और जहां पे आपकी टोटल इनकम 12 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है वहां पे भी आपको रिबेट मिलता है। उसके लिए हमें वो देखना होता है कि व्हाट इज द टैक्स, व्हाट इज द इंक्रीज इन इनकम, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो यहाँ पे जब मैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A निकालूंगा, तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A न्यू रिजीम में जब मैं निकालूंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि ए फिगर होती है कि जो आपकी एक्चुअल इनकम है उसके ऊपर कितना टैक्स है। तो टैक्स ऑन 12,01,960, ये फिगर आपकी 60,294 है। उसके बाद आपकी इंक्रीज इन इनकम बियॉन्ड, इंक्रीज इन इनकम बियॉन्ड 12 लाख कितना है? तो 12 लाख के बियॉन्ड आपकी इनकम 1960 इंक्रीज हुई है। सो इफ बी इज लेस देन ए, then rebate is equal to b माइनस ए। तो उस वजह से यहाँ पे आपको कितनी रिबेट अलाउ की जाएगी? 60,294 माइनस 1960, तो ये आपको रिबेट अलाउ करी जाएगी 58,334। तो वो 58,334 की आप रिबेट को हटाएंगे। इतनी रिबेट को हटाने के बाद आपके पास ये जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1960,
इस पे 4% का जब आप सेस जोड़ देंगे, तो 4% का सेस जोड़ने के बाद आपके पास ये अमाउंट आएगा 2038.40। तो आंसर विल बी 2040। And last, what would be the tax liability of Mr. Roshan for assessment year 26-27 if he opts out of the default tax regime? तो एक चीज देखिए, आपने 12,01,960 की लाइबिलिटी टोटल इनकम ऑलरेडी निकाली हुई है न्यू रिजीम में। न्यू रिजीम के हिसाब से आपकी 12,01,960 की इनकम ऑलरेडी निकली हुई है। अब इसमें जो आपने 16(1)(a) का एक्स्ट्रा बेनिफिट ले रखा है, पहले तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट आप एड बैक कीजिए 25,000 रुपए। ओल्ड रेजिम में 16(1)(a) में 50,000 अलाउड है, न्यू रेजिम में 75 अलाउड, आपने 75 ले रखा है तो 25,000 एड बैक होगा। फिर इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स आपको मिलेंगी जो ओल्ड रेजिम में अलाउड है लेकिन न्यू में अलाउड नहीं है। जैसे एचपी लॉस की इंटरनेट एडजस्टमेंट पहले अलाउड नहीं थी लेकिन अब आप ले सकते हैं। और फिर इसके अलावा एटीसी की डिडक्शंस 1.5 लाख की, इन सब का बेनिफिट अगर आप लेते हैं तो आपकी टोटल इनकम ओल्ड रेजिम में कितनी बनती है? तो आपकी ओल्ड रेजिम में जो टोटल इनकम है वो अब आपकी आएगी 12,01,960 प्लस 25,000 माइनस 94,000 माइनस 1,50,000। ये फिगर बेटा मेरे पास आएगी 9,82,960। और इसके ऊपर ओल्ड रेजिम के हिसाब से आप टैक्स कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे पहले 2.5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं है, अगले 2.5 लाख पे 5% के हिसाब से आपका टैक्स 12,500 आएगा। उसके बाद रिमेनिंग 4,82,960 पे 20% के हिसाब से आप अमाउंट निकालेंगे। 20% के हिसाब से ये अमाउंट जो आएगा वो आएगा 96,592। इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ के ये अमाउंट मेरे पास आएगा 1,09,092 प्लस 4% का इस पे आप सेस लगाएंगे तो 4% का सेस लगाते हैं। दिस कम्स आउट टू रुपीज 1,13,455.68। इसे अगर मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, दिस कम्स आउट टू रुपीज 1,13,460। ठीक है, ओके जी, लेट्स मूव अहेड। अगला क्वेश्चन मेरे पास रेजिडेंशियल स्टेटस को लेके है। Mr. Subhash, an Indian citizen, is currently in employment with an overseas company located in country X. During previous year 25-26 he comes to India for 35 days. That means current year का आपका इंडिया में जो स्टे है वो 135 डेज है। इसके बाद ही इज इन इंडिया फॉर 100 days, 50 days, 76 days and 45 days in the financial year 21-22, 22-23, 23-24 and 24-25 respectively. तो पिछले 4 साल का आपका इंडिया में स्टे है 100 प्लस 50 प्लस 76 प्लस 45। तो लास्ट 4 ईयर्स का आपका इंडिया में स्टे कितना है? तो लास्ट 4 ईयर्स का आपका इंडिया में स्टे 271 डेज है। करंट ईयर आपका इंडिया में स्टे 135 है। लास्ट 4 ईयर का एक बार दोबारा टोटल लगा लेते हैं। हाँ जी, इतना ही बैठ गए। His annual income for previous years 25-26 is as follows. Determine the residential status of Mr. Subhash for assessment year 26-27. ये क्वेश्चन में बड़ी क्रिटिकल लाइन है। He is not liable to pay tax in country X. इसे country X में कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ओके, तो यार यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये निकालना व्हाट इज योर टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज में क्या चीज़ इंक्लूड होती है? वो इनकम जो आपने इंडिया में कमाई है, वो इनकम जो बिजनेस से आपने इंडिया के बाहर कमाई है लेकिन बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा था, वो प्रोफेशनल इनकम जो आपने कमाई इंडिया के बाहर है लेकिन आपका प्रोफेशन सेटअप इंडिया में हुआ था। इसके अलावा बाकी कोई और फॉरेन इनकम है वो आपकी कंसिडर नहीं होगी। सो इनकम फ्रॉम सैलरी अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन कंट्री एक्स नॉट टू बी कंसिडर्ड। Income earned and received from a house property situated in country X not to be considered. Income deemed to accrue and arise in India, ये 2 लाख कंसिडर होगा। Income from retail business, it is accrued and received outside India but is controlled from India. बिजनेस इंडिया के बाहर चल रहा है लेकिन बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो 2 एक्सेप्शनल सिचुएशंस में कवर हो जाएगा, जिस वजह से ये अमाउंट जो है वो टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज में काउंट होगा एंड इनकम अक्रूड एंड अराइज इन इंडिया ये भी काउंट होगा। तो आप एक चीज देखिए, एक व्यक्ति इंडियन सिटीजन है, इंडिया के बाहर सेटल्ड है,
इंडियन सिटीजन है, इंडिया के बाहर सेटल्ड है और टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस 15 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो जो हमारे पास नई अमेंडमेंट्स आई थी 2020 के बजट से, वो सब यहाँ पे लगेंगी। अब सेक्शन 61 कहता है जी, ऐसे व्यक्ति को आप इंडिया में रेजिडेंट कह सकते हैं प्रोवाइडेड दो में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो। कंडीशन नंबर 1, आपका करंट ईयर इंडिया में स्टे 182 डेज या इससे ज़्यादा है। कंडीशन नंबर 2, आपका करंट ईयर इंडिया में स्टे 120 डेज या इससे ज़्यादा है और साथ के साथ पिछले 4 साल का आपका इंडिया में स्टे 365 डेज या इससे ज़्यादा। अब ये जो व्यक्ति है, इसका करंट ईयर में इंडिया में स्टे 135 डेज है, बट पिछले 4 साल का इसका इंडिया में स्टे 365 डेज से कम है, 365 डेज या इससे ज़्यादा नहीं है। तो एज पर सेक्शन 61 ये मेरे लिए इंडिया में नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। बट क्योंकि ये व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है, इंडिया के बाहर सेटल्ड है, टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस 15 लाख से ज़्यादा है और ऐसी कंट्री में रह रहा है जो एक टैक्स हेवन है, बिकॉज इसे कंट्री एक्स में कोई टैक्स नहीं पे करना, तो यहाँ पे बेटा सेक्शन 61A का डीम्ड रेजिडेंट का लॉ लग जाएगा। दिस पर्सन विल बी डीम्ड एज रेजिडेंट इन इंडिया बिकॉज ही इज नॉट लाइबल टू पे एनी कंट्री इन दी कंट्री वेयर ही इज लिविंग। तो सेक्शन 61A इसे डीम्ड रेजिडेंट मानेगा और जिस भी व्यक्ति को आप डीम्ड रेजिडेंट मानते हो, सेक्शन 66D कहता है कि डीम्ड रेजिडेंट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज NOR। तो रेजिडेंशियल स्टेटस मिस्टर सुभाष का क्या रहेगा? NOR। नेक्स्ट, Miss Nisha is a marketing manager in Rose Limited. She gives you the following details for 25-26. Basic salary of 45,000 per month. तो आपका बेसिक पे पूरे साल का 5,40,000 रुपये आ जाएगा, 45,000 इंटू 12। इसके बाद डियरनेस अलाउंस 10,000 पर मंथ, बट इसमें से 30% रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है। तो आपका जो डीए है वो वैसे 1,20,000 है, लेकिन जब आप रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी जब निकालेंगे तो उसमें आप बेसिक पे 5,40,000 का लेके चलेंगे और डीए उतना लेंगे जितना रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का जो पार्ट डीए है दैट इज ओनली 30% ऑफ दिस, तो 36,000। बोनस ऑफ 1 मंथ बेसिक सैलरी, तो जो बोनस है वो बोनस आपका 45,000 है। She contributes 18% of her salary basic pay plus DA towards recognized provident fund and the company also contributes the same amount. जितना आपका बेसिक पे प्लस डीए है उसका 18% एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपका जो बेसिक पे है वो 5,40,000 है और आपका जो डियरनेस अलाउंस है वो डियरनेस अलाउंस 1,20,000 है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये अमाउंट आपका 6,62,000 रुपीज आ रहा है, 6,60,000 आ रहा है। एम्प्लॉयर इसका 18% पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और कितना कंट्रीब्यूशन इनका जा रहा है, तो इनका कंट्रीब्यूशन जो जा रहा है वो 18% है, दिस इज रुपीज 1,18,800। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अप टू 12% ऑफ आरबीएस इज एग्जिट। तो पहले तो ये देख ले आरबीएस में कितनी चीजें आती हैं। आरबीएस में 3 चीजें आती हैं। बेसिक पे हमेशा आता है, डियरनेस अलाउंस उतना आता है जितना रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है, और कमीशन आती है इफ इट इज रिसीव्ड एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो बेसिक पे आ गया, डियरनेस अलाउंस उतना आ गया जितना रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है, कमीशन हमें क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी। तो आपकी आरबीएस यहाँ पे कितनी होगी? योर आरबीएस विल बी रुपीज 5,76,000। सो इसमें से कितना अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट रहेगा? तो इसमें से एग्जेम्प्ट रहेगा 5,76,000 का 12%। सो 5,76,000 का 12% कितना आएगा? तो 5,76,000 का 12% अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना है। 576 इंटू 12%, दिस कम्स आउट टू रुपीज 69,120। तो इस हिसाब से कितना अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स होना चाहिए? व्हाट शुड बी द अमाउंट जो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स होना चाहिए? तो 1,18,800 माइनस 69,120, तो एम्प्लॉय के हाथ में 49,680 रुपीज जो है वो टैक्स होने चाहिए। और एक और चीज, एम्प्लॉय ने भी इतना ही कंट्रीब्यूशन किया है तो इसका अमाउंट का एम्प्लॉय को एटीसी में डिडक्शन मिलना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो कार ओन कौन करता है या किसने कार अरेंज करके दी है? एम्प्लॉयर ने। क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन एक्सीड्स 1.6 लीटर, 1.6 लीटर से ज्यादा की कैपेसिटी है, प्रोवाइडेड टू मिस निशा फ्रॉम 1 नवंबर 2025।
विच इज़ यूज्ड फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पसेस, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपेयर एंड रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹500 वर फुली मेड बाय निशा। द मोटर कार वॉज सेल्फ ड्रिवन बाय द एम्प्लॉय। तो गाड़ी जो है उसकी इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज़्यादा है। कार अरेंज एम्प्लॉयर ने करके दी है, ठीक है जी। और रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो है वो रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एम्प्लॉय उठाता है। ड्राइवर हमें दे नहीं रखा। कैसे नहीं दे रखा ड्राइवर? ये लिखा हुआ है जी द मोटर कार वाज सेल्फ ड्रिवन बाय द एम्प्लॉय। तो यहाँ पे क्या होता है जी, अगर इंजन की कैपेसिटी अप टू 1.6 लीटर होती है तो वहाँ पे आप कहते हो परक्विजिट वैल्यू इज 600 पर मंथ। और अगर इंजन की कैपेसिटी 1600 सीसी से ज़्यादा होती है, 1.6 लीटर से ज़्यादा होती है, तो आपके लिए परक्विजिट वैल्यू होती है 900 पर मंथ। ये तब है वेयर द कार इज अरेंज्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड द रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉय एंड द कार इज यूज्ड फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पसेस। तो नवंबर से आपको गाड़ी मिली है तो गाड़ी के रिस्पेक्ट में 900 इंटू 5 आपके हाथ में 4500 रुपीज टैक्स हो जाएंगे। मूविंग हेड, द कंपनी pays medical insurance premium of rupees 18,000 to effect insurance on the health of Miss Nisha। कंपनी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 18,000 रुपए का पे कर चुकी है टू इफेक्ट इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ मिस निशा। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, ये एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स नहीं होता है। प्रोवाइड्स यू टू सेक्शन 17(2) मेडिकल फैसिलिटी में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है दैट इफ द एम्प्लॉयर पेज मेडिकल इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉय इट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। इसके बाद हर एम्प्लॉयर गेव अ रेंट फ्री अकोमोडेशन इन मुंबई फ्रॉम 1st April 2024, पिछले साल से दिया हुआ है। द हाउस वॉज टेकन ऑन लीज बाय रोज लिमिटेड फॉर 12,000 पर मंथ। द परक्विजिट वैल्यू ऑफ सच अकोमोडेशन फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 वॉज 55,000। पिछले साल का CII 363, इस साल का 376। सो व्हेन इट इज अ रेंटेड अकोमोडेशन, परक्विजिट वैल्यू क्या होती है? रेंट या 10% ऑफ RFA सैलरी, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो रेंट जो है वो आपका 12,000 पर मंथ है, तो पूरे साल का रेंट आपका 1,44,000 है। RFA सैलरी क्या है वो भी हम कंप्यूट करते हैं। इन दोनों में से विच एवर इज लोअर उससे आप परक्विजिट वैल्यू लेके चलोगे। अब RFA सैलरी में आपका बेसिक पे आएगा। इफ आई टॉक अबाउट RFA सैलरी, तो RFA सैलरी में आपका बेसिक पे कंप्लीट आएगा। डियरनेस अलाउंस उतना आएगा जितना रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है, तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट 36,000 है, कंप्लीट अमाउंट नहीं है। इसके बाद बोनस भी आएगा, लेकिन कोई और परक्विजिट्स नहीं आएंगे। अलाउंसेस का टैक्सेबल पोर्शन आता है बट अलाउंसेस इस क्वेश्चन में है नहीं। कोई भी तरह के परक्विजिट्स आपकी RFA सैलरी में काउंट नहीं होते हैं, तो ये बोनस आपका 45,000 रुपीज है। इन सबको जोड़ देते हैं, 540 प्लस 36 प्लस 45, दिस फिगर कम्स आउट टू रुपीज 6,21,000। तो 6,21,000 रुपए का 10%, दिस कम्स आउट टू रुपीज 62,100। इन दोनों में से लोअर कौन सा है? 62,100। तो एज पर सेक्शन 17(1) आपकी जो परक्विजिट वैल्यू अकोमोडेशन की निकल के आ रही है फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, दैट इज रुपीज 62,100। लेकिन एक क्लॉज हमने पढ़ा हुआ है कि अगर अकोमोडेशन आपको कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड किया जाता है तो वहाँ पे जो आपकी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से एडजस्टेड वैल्यू होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आपकी परक्विजिट वैल्यू परमिसिबल नहीं है। अब पिछले साल की आपकी परक्विजिट वैल्यू 55,000 है। इस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 376 है, पिछले साल का 363 है। सो 55,000 इंटू 376 डिवाइडेड बाय 363, दिस कम्स आउट टू रुपीज 56,970। इससे ऊपर आपकी परक्विजिट वैल्यू परमिसिबल नहीं है। तो भले ही आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आपका जो अमाउंट है वो 62,100 आया हो, लेकिन ये 62,100 कंसिडर नहीं होगा, 5690 विल बी कंसिडर्ड। आगे बढ़ते हैं। कंपनी incurred expenses on the treatment of her daughter including abroad, including stay expenses of 1,50,000 as permitted by RBI। तो जब फॉरेन में ट्रीटमेंट होता है तो फॉरेन ट्रीटमेंट एंड फॉरेन स्टे का खर्चा उतना एग्जेम्प्ट होता है जितना RBI परमिट करती है। तो ये आपका फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा बिकॉज RBI ने पूरा खर्चा परमिट कर दिया। एंड लास्ट, कंपनी ऑल्सो incurred expenses in relation to the foreign travel for medical treatment of daughter।
अब फॉरेन ट्रैवल का जो खर्चा होता है ना, वो एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा, इसके लिए आपको इन ट्रैवल एक्सपेंसेस को इंक्लूड करने से पहले एम्प्लॉय की जीडीआई निकालनी है। पिछले साल तक यहाँ पे टिल फाइनेंशियल ईयर 24-25 यहाँ पे जो लिमिट थी वो 2 लाख होती थी। लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25-26 इस 2 लाख की जगह लिमिट जो है वो 8 लाख कर दी गई है। अगर एम्प्लॉय की जीडीआई, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो फाइनेंशियल ईयर 25-26, अगर एम्प्लॉय की जीडीआई इन ट्रैवल एक्सपेंसेस को इंक्लूड करने से पहले 8 लाख या इससे कम है, तो ये खर्चा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। Compute the income chargeable to tax under the head salaries in the hands of Ms. Nisha for assessment year 26-27 under optional tax regime. तो जब आप ऑप्शनल टैक्स regime में टैक्स निकालेंगे, सैलरी इनकम निकालेंगे, तो सेक्शन 16 बने में 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन आप अलाउ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का एक बार आंसर रेफर कर लेते हैं ताकि हमें वो ट्रैवल एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट कंप्लीटली क्लियर हो जाए। सो इन दिस क्वेश्चन आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उसके बाद देखिए कि एम्प्लॉय की जीडीआई क्या आ रही है ट्रैवल एक्सपेंसेस को इंक्लूड करने से पहले। बेसिक सैलरी 5,40,000 हो गया, डीए आपका 120 हो गया, बोनस 45 हो गया, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी 49,680 हो गया, गाड़ी के रिस्पेक्ट में आपके पास 4,500 की वैल्यू आ गई, मेडिकल इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट है, कुछ भी अमाउंट नहीं आया। इसके बाद अकोमोडेशन 62,100 है, लेकिन वो परक्विजिट वैल्यू की एडजस्टमेंट की वजह से 56,970 आ गया। इसके बाद बाहर ट्रीटमेंट का इंक्लूडिंग रहने का खर्चा एग्जेम्प्ट है सिंस इट इज परमिटेड अंडर आरबीआई गाइडलाइंस। अब एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी 8,16,150 है, 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, तो इसकी नेट सैलरी 7,66,150 है। कोई और हेड की इनकम दे नहीं रखी है, तो क्योंकि इन ट्रैवल एक्सपेंसेस को इंक्लूड करने से पहले जीटीआई एम्प्लॉय की 8 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो जो एम्प्लॉयर ने ट्रैवल एक्सपेंस 80,000 का इंकर किया है वो एम्प्लॉय के हाथ में फुली एग्जेम्प्ट है। डन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। Mr. Vipul furnished the following details for previous year 25-26. Loss from house property computed in India. तो सबसे पहले तो ये देख के आ जाते हैं कि ये जो टॉपिक है वो कौन सी regime में टैक्स निकला रहा है या इनकम निकला रहा है। Compute gross total income of Mr. Vipul as per optional tax regime and find out the amount of losses which can be carried forward. Compute gross total income of Mr. Vipul as per optional tax regime and find out the amount of optional tax regime मतलब old regime. तो ओल्ड regime के हिसाब से आपको अपना आंसर यहाँ पे प्रेजेंट करना है। सो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड इन इंडिया 2,60,000। इसमें से बेटा 2 लाख आप एडजस्ट कर सकते हो अगेंस्ट एनी इनकम अदर देन कैजुअल इनकम, और रिमेनिंग 60,000 रुपीज जो है ये आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। तो आपको बिजनेस की यहाँ पे इनकम दिख रही है, उसके अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एसटीटी पेड 1,98,000। अच्छा, ये आपका STCG 111 आ गया 1,99,800। इनकम फ्रॉम कार्ड गेम्स क्रॉस 1,02,500। लॉस फ्रॉम बेटिंग क्रॉस, ये आपका डेड लॉस है, इसका कोई सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड आपको नहीं मिलेगा। एक्सपेंसेस ऑफ लॉटरी इनकम, इनकम फ्रॉम लॉटरी इनकम 38,500 नेट ऑफ टीडीएस। तो आपकी लॉटरी की ग्रॉस कमाई कितनी है? लॉटरी की ग्रॉस कमाई है 38,500 डिवाइडेड बाय 70%। ये 38,500 डिवाइडेड बाय 70%, ये फिगर मेरे पास है 55,000 रुपीज। तो लॉटरी आपकी 55,000 की है, इस पे 30% के हिसाब से आपका टीडीएस 16,500 बनता है और नेट आपको 38,500 मिला। तो आपको लॉटरी की इनकम 55 ही दिखानी है और जो एक्सपेंसेस आपके इनकम हुए वो माइनस नहीं हो सकते। सेक्शन 58 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्लियरली स्टेट्स कि अगर आपने कोई भी खर्चा किया है कैजुअल इनकम आने के लिए, वो खर्चा माइनस नहीं हो सकता। लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग कैमल्स फॉर रेसेस। तो आपने ओनिंग एंड मेंटेनिंग की जो एक्टिविटी की है वो रेस कैमल्स की है, और लॉ जो लॉस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है ना सेट ऑफ की, वो तब लगाता है व्हेन दी ओनिंग एंड मेंटेनिंग एक्टिविटी इज ऑफ रेस हॉर्सेस। तो इस लॉस को, ये जो 20,000 रुपीज का लॉस है, इसे आप बहुत आराम से बिजनेस के इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, तो ये आपकी अदर सोर्सेस की इनकम है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 25,000, ठीक है जी। इनकम ऑफ माइनर डॉटर रिया फ्रॉम स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर टेलीविजन सीरीज। माइनर डॉटर की इनकम पे यहाँ पे आपका क्लबिंग का लॉ नहीं लगेगा, बिकॉज माइनर डॉटर ने स्क्रिप्ट लिखी है, मतलब उनका खुद का टैलेंट इन्वॉल्व है। जब भी माइनर का खुद का टैलेंट इन्वॉल्व होता है वहां पे क्लबिंग का लॉ नहीं लगता है। और लास्ट,
interest income of minor son Saurabh who suffers from disability specified in section 80U. अगर जो सौरभ का माइनर सन है वो डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है तो डिसेबल्ड माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब नहीं होती है पेरेंट्स के हाथ में, वो डिसेबल्ड माइनर चाइल्ड के हाथ में टैक्स होती है। तो माइनर चाइल्ड की इनकम दो केसेस में पेरेंट के हाथ में टैक्स नहीं होती, एक जहाँ पे माइनर का खुद का टैलेंट इन्वॉल्व है, दूसरा जहाँ पे माइनर डिसेबल्ड है। यहाँ पे दोनों सिचुएशन है तो दोनों ही क्लबिंग के स्कोप में कवर नहीं है। फॉलोइंग आर द ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 14-15। भाई बिजनेस लॉसेस ना 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। अब जब लॉस आपका असेसमेंट ईयर 14-15 का है तो ये इसके तो 8 साल एक्सपायर हो चुके हैं, तो ये तो लैप्स कर चुका है, इसका आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 17-18। आपका लॉस असेसमेंट ईयर 17-18 के तो आपकी 8 साल की साइकिल स्टार्ट कब से होगी? आपकी 8 साल की जो साइकिल है वो स्टार्ट होगी असेसमेंट ईयर 18-19 से, और कब तक चलेगी? ये चलेगी असेसमेंट ईयर 25-26 तक। तो यहाँ पे भी आपके 8 साल क्लोज हो चुके हैं, क्योंकि हम तो असेसमेंट ईयर 26-27 में, तो ये भी लैप्स कर गया है। और लास्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 18-19, ये करंट ईयर में एडजस्ट हो सकता है, और करंट ईयर भी इसके एडजस्टमेंट का आखिरी साल है। इस साल एडजस्ट हो गया तो वेल एंड गुड, इस साल एडजस्ट नहीं हुआ तो ये भी लैप्स कर जाएगा। बट लकीली हमारे पास इस साल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में एक अच्छा अमाउंट अवेलेबल है, तो ब्रॉट फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट करंट ईयर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो हमारा ये क्लबिंग प्लस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, examine the applicability and determine the amount of tax deduction or collection at source as per the Income Tax Act 1961 for assessment year 26-27 in the following situation. ABC Limited sells a flat to Mr. Jatin for 47 lakhs on 15th May 2025. तो ABC Limited जो है वो आपका सेलर है और मिस्टर जतिन जो है वो आपका बायर है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी के सेल परचेज की बात हो रही है, तो एप्लीकेबल सेक्शन इन पिक्चर विल बी सेक्शन 194 IA. The agreement to sell provides that in addition, Mr. Jatin has to pay maintenance charges of 10,000 per month for 24 months in advance, 3 lakh for car parking and 1 lakh for club membership fees to ABC Limited. The stamp duty value of the flat is 48 lakh. Section 194 IA को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे clarification है. That clarification says that the meaning of the word consideration for transfer of immovable property would include all additional charges in the nature of car parking charges, club membership charges, maintenance charges, etc. तो यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी जो बेची खरीदी है उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 48 लाख है, और आपका परचेज प्राइस कितना है? तो परचेज प्राइस में आपके 47 लाख रुपीज आएंगे, प्लस इसमें आपका 10,000 पर मंथ फॉर 24 मंथ्स, तो 10,000 इंटू 24, तो ये आपका 2.4 लाख आएगा। तो 2,40,000 रुपए जो है वो 2,40,000 रुपए आपके मेंटेनेंस के आएंगे, 3 लाख रुपए गाड़ी के पार्किंग के आएंगे, और 1 लाख रुपए आपके क्लब मेंबरशिप का आएगा। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 47 प्लस 2.4 प्लस 3 प्लस 1, ये मेरे पास आ जाएगा 53.4 लाख रुपीस। ठीक है जी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 48 लाख एंड योर परचेज प्राइस इज 53.4 लाख रुपीस। अब सेक्शन 194 IA कहता है जी, अगर दोनों वैल्यूज 50 लाख से कम है तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा, दोनों में से कोई भी वैल्यू 50 लाख या इससे ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा, एंड टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 1% ऑफ एसडीवी और परचेज प्राइस व्हिचएवर इज हायर। मिस्टर जतिन आप बायर हो, आपको यहाँ पे टीडीएस काटना पड़ेगा, आपको 53.4 लाख का 1% टीडीएस काटना पड़ेगा सेक्शन 194 IA में, और ये अमाउंट आपका आ जाएगा 53,400, इतना टीडीएस कटेगा। ठीक है जी, अगली कहानी। State Government of Jharkhand grants a lease of coal mine to Messrs XYZ Limited on 1st May 2025 and charged rupees 7 crore for the lease. Messrs XYZ Limited sold coal for rupees 2 crore to Messrs LMN, a public sector company, during previous year 25-26. The turnover of XYZ Limited and Messrs LMN PSU for financial year 24-25 amounted to 5.5 CR and 11 CR respectively. तो यहाँ पे दो एलिमेंट है, एक तो 7 करोड़ की लीज है, जो 7 करोड़ की लीज है बेटा, इस पे सेक्शन 206C1C में आपका 2% का टीसीएस कलेक्ट होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड जब आपको ये लीज देगी उस टाइम पे आपसे 2% का टीसीएस कलेक्ट करेगी सेक्शन 206C1C में। रही बात दूसरी ट्रांजैक्शन की, तो जो दूसरी ट्रांजैक्शन है
उस दूसरी ट्रांजैक्शन में आपका जो सेलर है वो सेलर है मेसर्स XYZ लिमिटेड। इनका पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो टर्नओवर है वो 5.5 CR है। आपका जो बायर है वो बायर कौन है? आपका बायर है मेसर्स एलिमेंट, और एलिमेंट एक PSU है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। PSU क्वेश्चन में लिख के दे रखा है। और इनका फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो टर्नओवर है वो टर्नओवर है 11 CR। और इस साल मेसर्स XYZ लिमिटेड ने एलिमेंट को 2 करोड़ का कोल बेचा है। कोल को बेचने पे आपके पास सेक्शन 206C1 में TCS का लॉ आता है, बट ये लॉ नहीं लगता, नॉट एप्लीकेबल, जहां पे बायर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी हो। सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल वेयर बायर इज अ PSU। तो यहाँ पे जो बायर है वो PSU है, तो वो तो एक्स्ट्रा पैसा TCS के तौर पे नहीं देंगे, तो सेक्शन 206C1 तो नहीं लगेगा। अब क्योंकि कोई TDS का लॉ नहीं, TCS का लॉ नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे एंट्री ले सकता है सेक्शन 194Q। 194Q पूछेगा बायर लास्ट ईयर का आपका टर्नओवर कितना है? बायर लास्ट ईयर का आपका टर्नओवर क्या 10 करोड़ से ज्यादा है? हमने कहा जी हाँ बिल्कुल, हमारा तो पिछले साल का टर्नओवर 11 करोड़ है। क्या करंट ईयर की परचेजेस, जो सामान आप खरीद के लेके आए हैं, क्या वो करंट ईयर की परचेजेस 50 लाख से ज्यादा है? हमने कहा हाँ, पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा, इस साल की परचेजेस 50 लाख से ज्यादा, 2 करोड़ की परचेजेस है। तो 50 लाख के बाद जो परचेजेस है ना, उन परचेजेस पे आपका 0.1% का TDS कटेगा। तो 2 करोड़ में से 50 लाख हटा देंगे, रिमेनिंग 1.5 CR पे आपका 0.1% पे TDS कटेगा अंडर सेक्शन 194। डन। अब आ जाते हैं जी इनकम टैक्स के आखिरी क्वेश्चन पे। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जो आपकी ओल्ड और न्यू रिजीम दोनों के ऊपर टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकलाता है। Mr. Yuan, a resident individual aged 45 years, is engaged in manufacturing of textile business as a proprietor. He follows mercantile system of accounting. The net profit as per P&L account after debiting or crediting the following item was rupees 20 lakh. सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे जो देखना है वो ये है कि पर्सन मर्केंटाइल सिस्टम को फॉलो कर रहा है, और दूसरा इसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। इसका मतलब अगर ये ओल्ड रिजीम में जाएगा तो इसको नॉर्मल डिप्रिसिएशन भी मिलेगा और इसको एडिशनल डिप्रिसिएशन भी मिलेगा, और अगर ये न्यू रिजीम में जाएगा तो इससे नॉर्मल डिप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन जो है वो नहीं मिलेगा। क्वेश्चन के एंड में जाके रिक्वायरमेंट क्या है वो भी एक बार पढ़ के आ जाते हैं। Compute the total income and tax liability of Mr. Yuan for the assessment year 26-27 under default tax regime and optional tax regime. The turnover of business for preceding financial year is 250 lakhs and for the current financial year is 300 lakhs. इसका मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपका टर्नओवर 2 करोड़ 50 लाख है, और फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर आपका 3 करोड़ से। फर्स्ट पॉइंट, ₹25,000 पेड टू क्रेडिटर फॉर गुड्स इन कैश। आपने 25,000 रुपये क्रेडिटर को कैश में पे किए हैं। 10,000 से ऊपर की पेमेंट अगर आप कैश में करेंगे तो वो खर्चा डिसअलाउ होगा, तो ये खर्चा आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है जी। ग्रॉस इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, तो 15,000 रुपये का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है जो आपने P&L में शो किया हुआ है। तो सबसे पहले ये आपका 15,000 PGBP में से माइनस होगा, अदर सोर्स में जाके आपका 15,000 रुपीज़ ऐड होगा, और ओल्ड रिजीम में जब आप होंगे तो आप 80 TTA में 10,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट, contributed to notified approved research association for scientific research 1,10,000. So this expenditure is allowable under the old regime, but this is disallowed under the new regime. तो जब आप ओल्ड रिजीम में इनकम निकालेंगे तो इसको आपको एड बैक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप ओल्ड रिजीम में इनकम निकालने के बाद उससे न्यू रिजीम में जाएंगे तो ये वाला जो अमाउंट है वो आपको एड बैक करना पड़ेगा, बिकॉज न्यू रिजीम जो है वो सेक्शन 35 की डोनेशंस का बेनिफिट नहीं देता है।
He paid a job charge for the value addition on the fabrics rupees 1,10,000 without deduction of tax to job worker by an account paycheck. जॉब चार्जेस के ऊपर आपकी टीडीएस की लाइबिलिटी सेक्शन 194 सी में आती है। आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का बिजनेस का टर्नओवर वैसे भी 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको इस 1,10,000 रुपये पे टीडीएस काटना चाहिए था, बट आपने नहीं काटा। जब आपने 1,10,000 रुपये टीडीएस नहीं काटा तो 30% ऑफ 1,10,000 जो है वो डिसअलाउ होगा अंडर ओल्ड regime एज वेल एज न्यू regime। ठीक है जी। नॉर्मल डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 4,50,000 income tax rules 1962, including depreciation on 15 lakh being the cost of new machinery purchased and put to use on 1st September 2025। 4.5 लाख रुपए की आपने एक मशीन खरीदी, साढ़े चार लाख रुपए का आपने नॉर्मल डिप्रिसिएशन चार्ज किया है। इस साल आपने एक नई मशीन खरीदी है 15 लाख रुपए की, और उसको आपने 1 सितंबर 2025 को इंस्टॉल कर दिया है, और 4.5 लाख में उसका नॉर्मल डिप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है। Subsidy of 20% on new machinery under Technology Upgradation Fund scheme from the central government, which was credited to profit and loss account। अगर आपको कोई भी सब्सिडी किसी भी असेट को खरीदने के लिए मिलती है, तो वो सब्सिडी असेट की वैल्यू में से जाके माइनस होती है, वो पी&एल में इनकम की तरह शो नहीं होती है। तो सबसे पहले इस 3 लाख रुपए को आप हटाओगे, ये आपके लिए इनकम नहीं है। अब असेट की आपकी जो रिवाइज्ड कॉस्ट है, वो असेट की रिवाइज्ड कॉस्ट आपकी 15 लाख माइनस 20% मतलब 3 लाख रुपए की सब्सिडी, तो आपके लिए असेट की जो कॉस्ट है वो असेट की कॉस्ट 12 लाख रुपए आएगी। आपने नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15 लाख पे ले रखा है इस मशीन में, आपने नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15 लाख पे लिया हुआ है, बल्कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15 लाख पे नहीं होना चाहिए, 12 लाख पे होना चाहिए। तो जो आपने 3 लाख रुपए के अमाउंट पे 15% का नॉर्मल डेप्रिसिएशन ले रखा है 45,000 रुपीज, वो आपका एड बैक होगा बोथ अंडर द ओल्ड regime एज वेल एज न्यू regime, बिकॉज यू शुड हैव बीन अलाउड डेप्रिसिएशन ऑन द अमाउंट ऑफ रुपीज 12 लाख, whereas you have taken the depreciation on the amount of rupees 15 lakhs। ठीक है जी। एक और चीज, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग एसएससी हो, तो आपको 12 लाख पे 20% के हिसाब से 2,40,000 का एडिशनल डिप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए, बट ये एडिशनल डिप्रिसिएशन आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलेगा, ये आपको न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। सर आप फुल डिप्रिसिएशन क्यों ले रहे हो, हाफ क्यों नहीं ले रहे? बेटा यहाँ पे असेट जो है वो आपका पुट टू यूज 1 सितंबर 2025 को हो गया है। जब 1 सितंबर 2025 को आपका असेट पुट टू यूज हो चुका है ना, तो मुझे इस केस में इन दिस सिचुएशन मुझे क्या करना है, मुझे पूरा डिप्रिसिएशन आपको अलाउ करना पड़ेगा, बिकॉज द असेट हैज बीन पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर। आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, insurance expenses include rupees 50,000 deposited with Life Insurance Corporation of India for the maintenance of her mother aged 70 years dependent upon him and suffering from severe disability। तो ये आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर है, इसको आपको एड बैक करना पड़ेगा। कोई खर्चा आपको अलाउड नहीं है, डिसअलाउ होगा। और जब आप ओल्ड रजीम में होंगे तो आप सेक्शन 80 डीडीबी नहीं 80 डबल डी में डिसेबिलिटी है ना, राइट, सिवियर डिसेबिलिटी, 80 डबल डी में आपको 1,25,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा, बिकॉज योर मदर इज डिपेंडेंट ऑन यू एंड मदर इज सफरिंग फ्रॉम सिवियर डिसेबिलिटी। तो 1,25,000 का आप डिडक्शन ले सकते हैं 80 डबल डी में अंडर दी ओल्ड रजीम। अगली कहानी, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग्स इट्स एम्प्लॉय। फैमिली प्लानिंग का बेनिफिट इज अलाउड ओनली टू कंपनी, और यहाँ पे जो आपका टैक्स पेयर है वो टैक्स पेयर एक इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल के केस में ये वाला खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा, ये वाला खर्चा एड बैक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, on 1st March 2026, Mr. Yuan purchased raw material for 30,000 from Kana and Company, a medium enterprises as per MSME Development Act 2006, for which the payment was made on 18th April 2026. There was no agreement for payment period between them। यहाँ पे हम पढ़ते हैं ना कि अगर पार्टीज के बीच में कोई भी रिटन एग्रीमेंट नहीं होता तो पेमेंट 15 डेज के अंदर अंदर आ जानी चाहिए, ऐसे वाले जो प्रोविजंस है उसकी बात हो रही है। तो आपको लग रहा है खर्चा तो 1 मार्च 2026 को इंकर किया है, लेकिन पेमेंट 18 अप्रैल 2026 के बाद है। एमएसएमई में जो टाइम लिमिट है उसके बियॉन्ड है, तो खर्चा शुड नॉट बी अलाउड ऑन अक्रूवल बेसिस, इट शुड बी अलाउड ऑन कैश बेसिस।
इन सब में जाने से पहले ना क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा है अ मीडियम एंटरप्राइज। आपके पास जो सेक्शन 43B है जिसमें एमएसएमई वाला पॉइंट जो आता है ना, दैट इज एप्लीकेबल वेयर द पेमेंट इज मेड टू अ माइक्रो और अ स्मॉल एंटरप्राइज। ओवर हेयर द पेमेंट इज बीइंग मेड टू अ मीडियम एंटरप्राइज। तो 43B की यहाँ पे कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। मीडियम एंटरप्राइज के केस में आप खर्चा अक्रूवल बेसिस पे पीएनएल में माइनस कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हेनेवर द पेमेंट इज बीइंग मेड। तो यहाँ पे कोई डिसअलाउंस का लॉ नहीं लगेगा। खर्चा मार्च 2026 का, तो मार्च 2026 में बिंदास माइनस कीजिए, कोई रूट रिस्ट्रिक्शन किसी भी तरह की नहीं है। तो इस एंट्री के रिस्पेक्ट में कुछ भी अलग से आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन येस, अगर यहीं पे आपकी एंटरप्राइज जो है वो माइक्रो या स्मॉल होती, तो ये खर्चा फिर मैं 25-26 में अलाउ नहीं करता, 26-27 में अलाउ करता। Mr. Yuan repaid housing loan principal and interest of 75,000 and rupees 80,000 respectively availed for purchase of let-out property. He received rent of 3,50,000 from his let-out property. The municipal taxes of 40,000 for this house was paid by him on 30th April 2026. तो बेटा हाउस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ यही डेटा है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट फेयर एंड म्यूनिसिपल रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल शैल बी टेकन एज जीएवी। तो जीएवी आपके 3.5 लाख आएगी, माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस आपके 40,000 रुपये आएंगे। फिर इससे आपकी जो एनएवी है वो एनएवी 3,10,000 रुपये आएगी। फिर इसमें आप सेक्शन 24A के बेनिफिट को माइनस कर लेंगे 30%। सो लेकिन हाँ, म्यूनिसिपल टैक्सेस नहीं माइनस होंगे, सॉरी। क्यों नहीं माइनस होंगे बेटा? म्यूनिसिपल टैक्सेस दे हैव बीन पेड ऑन 30th April 2026। 30th April 2026 इज फाइनेंशियल ईयर 26-27। म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन आपको मिलता है इफ म्यूनिसिपल टैक्सेस हैव बीन पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। क्योंकि इस साल आपने म्यूनिसिपल टैक्सेस पे नहीं किए हैं, अगले साल पे किए, तो बेनिफिट अगले साल मिलेगा, इस साल कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। 3.5 लाख रुपए की आपके पास एनईवी रहेगी। 24A में डिडक्शन आपका 1,05,000 रुपये आ जाएगा, और 24B में जो आपने इंटरेस्ट पे किया है 75,000 का, वो माइनस हो जाएगा। इसे माइनस करने के बाद 350 माइनस 1,05,000 माइनस 75,000, आपके पास 1,70,000 रुपये की हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ जानी चाहिए। पैरेलली आपने हाउसिंग लोन, नहीं ये 75 नहीं है, 80 है। 75 इज प्रिंसिपल, तो ये आपका 165 आएगा। करेक्शन, हाँ जी। तो एनएवी 3,50,000 है, इसमें 30% आपका 1,05,000 माइनस हो जाएगा, माइनस 80,000 आपका इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, तो 1,65,000 की आपके पास एचपी इनकम आ जाएगी। अगर आप न्यू रिजीम में जाते हैं तब भी एचपी कैलकुलेशन ही रहेगी, बिकॉज न्यू रिजीम डज नॉट कंटेन एनी सेपरेट प्रोविजंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में इंटरेस्ट उठवाते हैं, लेकिन लेट आउट हाउस के केस में इंटरेस्ट नहीं उठता है। प्लस आपने हाउसिंग लोन प्रिंसिपल जो रीपे किया है 75,000 रुपीज का, इसका आप डिडक्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं सेक्शन 80C में। Moving ahead, he received rupees 75,000 by premature withdrawal from deposit, including interest 5,000 in post office time deposit, eligible for deduction under section 80C। आपने पास में पोस्ट ऑफिस में कोई एफडी बनवाई थी और आप आज इसे टाइम से पहले तुड़वाते हैं। जब आप इसे टाइम से पहले तुड़वाएंगे तो जिस टाइम पे आप इसे तुड़वाएंगे उस टाइम पे इसे आपकी इनकम मान लिया जाएगा। तो पास में जितने अमाउंट की आपने डिडक्शन ली है उतना अमाउंट आपके लिए इनकम मान लिया जाएगा। 5,000 का इंटरेस्ट है, वो भी टैक्स होगा, और 70,000 की आपने एफडी करवाई थी, अब उसका डिडक्शन लिया होगा, आज वो रिवर्स होता है, तो वो 70,000 का प्रिंसिपल भी एक तरह से टैक्स होगा। इफेक्टिवली पूरा 75,000 का अमाउंट जो है वो आपके हाथ में टैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, he sold a gold bracelet on 1st May 2025 for 5 lakh, which was acquired for 40,000 on 1st March 2005. A diamond was embedded onto bracelet on 1st May 2007 of rupees 50,000। तो देखिए, ब्रेसलेट जो है वो ब्रेसलेट आपने कब परचेज किया? तो ब्रेसलेट आपने परचेज किया 1 मार्च 2005 को, ठीक है। इसके बाद इस पे आपने डायमंड को एम्बेड करवाया, और एम्बेड आपने कब करवाया? ये कराया आपने 1 मई 2007 को, और अब आप इसको बेच रहे हैं, और इसको बेच रहे हैं 1 मई 2025 को। आपका टाइम पीरियड 2 साल से ज़्यादा का है, तो आपके लिए असेट लॉन्ग टर्म रहेगा। अब यहाँ पे कुछ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दे रखे हैं। आपको पता ही है कोई भी कैपिटल एसेट 23 जुलाई 2024 या इसके बाद ट्रांसफर होता है, उस पर इंडेक्सेशन का लॉ नहीं लगता। टैक्स निकालते टाइम पे इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम वहाँ पे 2 ऑप्शंस लेके चलते हैं, बट दैट लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल ओनली फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी।
ओवर हियर द असेट इज अ ब्रेसलेट, तो यहाँ पे वो दो ऑप्शन टैक्स है, 20% ऑन एलटीसीजी विद इंडेक्सेशन बेनिफिट या 12.5% ऑन एलटीसीजी विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट वाले ऑप्शंस नहीं लगेंगे, बिकॉज ओवर हियर द असेट इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये बहुत ही सिंपल सी आपके पास कहानी रहेगी। आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रहेगी 5 लाख, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में आपने ब्रेसलेट खरीदा था वो है मेरे लिए 40,000, माइनस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो डायमंड की कॉस्ट है दैट इज ₹50,000। इनको माइनस करने के बाद मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 4,10,000 रुपये का, और इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे यू आर सपोज टू चार्ज टैक्स एट द रेट ऑफ 12.5%। ठीक है जी। सो इनकम टैक्स का हमारा आरटीपी का डिस्कशन क्लोज हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हम आएंगे जीएसटी के लॉ पे, कि जीएसटी में हमारे पास क्या क्या चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। वी आर डन विद द डायरेक्ट टैक्स पोर्शन, लेट मी मूव ऑन टू द इनडायरेक्ट टैक्स पोर्शन। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स पोर्शन पे। पहले यहाँ पे भी एक केस स्टडी है और उस केस स्टडी के ऊपर कुछ एमसीक्यूज हैं, फिर और एडिशनल क्वेश्चन है। Apex Learning Hub is a registered person under GST and it is engaged in providing coaching services. The aggregate turnover during preceding financial year was more than 5 crore. पिछले साल का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर था। During the course of internal review and compliance verification, the following facts were noted. First, Apex Learning Hub provides coaching services for competitive examination and charges a consolidated fee from students. कोचिंग सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं और स्टूडेंट से कंसोलिडेटेड फी लेते हैं। द फी स्ट्रक्चर इंक्लूड्स ट्यूशन फी, स्टडी मटेरियल चार्जेस, एक्सेस टू रिकॉर्डेड ऑनलाइन लेक्चर्स व्हिच आर नॉट शोन सेपरेटली ऑन द इनवॉइस, स्टडी मटेरियल एंड रिकॉर्डेड ऑनलाइन लेक्चर्स आर अदरवाइज नॉट अवेलेबल। तो ये तो पूरा एक बंडल बना रखा है जिसके लिए आप सिंगल पैसा चार्ज कर रहे हैं और सेपरेट कंपोनेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो मोर और लेस ये ट्रांजैक्शन तो कंपोजिट सप्लाई लग रही है और इसमें आपका जो मेन एलिमेंट है वो कोचिंग सर्विसेज का है। और इसी चीज के ऊपर आपका MCQ 1 बना हुआ है। Which of the following statement is correct regarding taxability of consolidated fee charged from student as per relevant provisions of the GST law? The supply qualifies as a composite supply and the entire consideration shall be taxed at the rate applicable to coaching services. तो यही बात सही लग रही है। The supply qualifies as a mixed supply? नहीं। Tuition fee is exempt and only study material online lectures are taxable? नहीं। Each component must be taxed separately even if a consolidated price is charged? ये भी गलत है। तो जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है उसका राइट आंसर विल बी ए। आगे बढ़ते हैं जी। During the financial year, Apex Learning Hub received an advance of rupees 2,50,000 from corporate clients for conducting customized training programs against which services were rendered in the subsequent financial year. तो बेसिकली आपने एडवांस रिसीव किया है और सर्विसेज आप प्रोवाइड करने वाले हैं अगले साल। एडवांस आपने इसी साल पकड़ लिया, सर्विसेज आप प्रोवाइड करने वाले हैं अगले साल। दिस इज एडवांस एंड दिस इज एडवांस फॉर सर्विसेज। अगर आप टाइम ऑफ सप्लाई का लॉ पढ़े, सेक्शन 12(2) सप्लाई ऑफ गुड्स, वहां पे एडवांसेस हाथों हाथ टैक्स नहीं होते, लेकिन सेक्शन 13(2) वहां पे अगर आप कोई भी एडवांस रिसीव करते हैं फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, दोज एडवांसेस आर इमीडिएटली टैक्सेबल। तो यहाँ पे इसी पे आपका MCQ2 है। Whether GST is payable on the receipt of rupees 2,50,000 received from corporate clients? The answer is yes. GST is payable at the time of receipt of rupees 2,50,000. GST is payable only at the time of issuance? नहीं, ये बात सही होती if it would have been supply of goods, but it is a supply of services, and in case of supply of services, advances are taxable as and when they are received. इसके बाद अगली बात, Apex Learning Hub purchased diesel for an amount of rupees 50,000 for running the emergency power backup facility at its center. The supplier was located at a distance of 20 km from the location of the center. तो इसी पे आपका बना हुआ है, in case of diesel purchased by Apex Learning Hub, e-way bill is। तो आपने यहाँ पे क्या खरीदा है? आपने डीजल खरीदा है 50,000 रुपए का। You have purchased a diesel for 50,000. एंड डीजल जो है ना वो जीएसटी में नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ATF, ये सब जो है वो मेरे लिए जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है। और नॉन टैक्सेबल चीजें जो जीएसटी में होती हैं उनकी मूवमेंट के लिए कोई भी ई-वे बिल रिक्वायर्ड नहीं होता। सो इन केस ऑफ डीजल परचेज बाय एपेक्स लर्निंग हब, ई-वे बिल आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड। चाहे कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो या ना हो, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, ये भी गलत है। नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड एट द कंसाइनमेंट वैल्यू इज नॉट मोर देन 50,000।
नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, डिस्टेंस 50 किलोमीटर में। आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड एट ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, बिकॉज डीजल जो है वो जीएसटी में मेरे लिए नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एपेक्स लर्निंग हब ओपन एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन अनदर स्टेट ड्यूरिंग द ईयर। द क्लासरूम कोचिंग सर्विसेज वर बीइंग प्रोवाइडेड फ्रॉम सच प्लेस। However, the invoices were issued from the original GST registration without obtaining separate registration. आपने किसी दूसरी स्टेट में कोई नया सेंटर खोला है। अब इसके लेके आपका MCQ4 है। Whether Apex Learning Hub was required to obtain separate GST registration for the additional place of business in another state? आंसर इज यस, बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन जीएसटी में स्टेट स्पेसिफिक होता है, तो दूसरे स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एंड लास्ट, द एनुअल रिटर्न वाज फाइल्ड ऑन 15th दिसंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एनुअल रिटर्न आप 15 दिसंबर को भरते हैं। ओके। व्हाट इज द लास्ट डेट टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट पर्टेनिंग टू द करंट फाइनेंशियल ईयर? आप एनुअल रिटर्न अगले साल के 15 दिसंबर को भरते हैं, तो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के इनवॉइसेस पे आप आईटीसी कब तक ले सकते हैं? टिल 30th नवंबर, और एनुअल रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट, इन दोनों में से विचएवर इज अर्लियर। अब एनुअल रिटर्न तो आप 15 दिसंबर को भरते हैं, तो आप आईटीसी कब तक ले सकते हैं? टिल 30th नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बहुत ही इजी बेसिक पॉइंट्स के ऊपर एमसीक्यूज पूछे हुए। अब आते हैं जी आगे। Messrs Nivedita Private Limited is a manufacturer of televisions at Mohali, Punjab and has a service center at Bathinda, Punjab. The company has taken a single registration of GST. आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल, इनवर्ड सप्लाई क्वेश्चन भाई पूछना क्या चाह रहे हो? From the information given above, you are required to compute the GST payable on outward supply, GST payable under reverse charge mechanism and ITC available for the month of November 25. Provide supporting explanatory notes per conclusion wherever required. तो आप यहाँ पे आउटपुट लाइबिलिटी बताएंगे कि आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर कितनी लाइबिलिटी है, आरसीएम लाइबिलिटी बताएंगे, मतलब एक तरह से आप एफसीएम लाइबिलिटी बताएंगे, आरसीएम लाइबिलिटी बताएंगे और आईटीसी बताएंगे। ठीक है जी। एडिशनल डेटा, मिस निवेदिता प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये परचेज के रिस्पेक्ट में कोई एंट्री है, ये क्रेडिट नोट के रिस्पेक्ट में कुछ एंट्री है। एनुअल रिटर्न 24-25 की 30 अक्टूबर 2025 को जा चुकी है। टर्नओवर आपका पिछले साल का 160 लाख है, 1,60,00,000 है। ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयर एवर एप्लीकेबल। The rate of CGST, SGST, IGST is 2.5%, 2.5%, and 5% in case of transporter. And in other cases, rate of CGST, SGST, and IGST are 9%, 9%, and 18% respectively for both inward and outward supply. चलिए जी देखते हैं। सबसे पहली चीज आउटवर्ड सप्लाई। सप्लाई ऑफ टेलीविजन टू मेसर्स शाइन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लोकेटेड एट लुधियाना, पंजाब। आप भटिंडा पंजाब के वेंडर हैं, मतलब मोहाली पंजाब में आपकी मैन्युफैक्चरिंग शॉप है, और उसके बाद सर्विस सेंटर पंजाब में आपने टेलीविजन सप्लाई किया लुधियाना के वेंडर को, तो ये ट्रांजैक्शन मेरे लिए इंट्रा स्टेट सप्लाई है। ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो 20 लाख का 9% CGST और 9% SGST आपको पे करना रहेगा। रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू सर्विस सेंटर लोकेटेड एट भटिंडा ब्रांच। तो आपने मोहाली की ब्रांच से सामान जो है वो भटिंडा की ब्रांच में भेजा है, और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है यू हैव टेकन अ सिंगल रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। तो ये दोनों जीएसटी में सिंगल रजिस्ट्रेशन में कवर है। जब ये दोनों जीएसटी में सिंगल रजिस्ट्रेशन में कवर है, ये तो ट्रांजैक्शन मेरे लिए सप्लाई नहीं मानी जाएगी। रॉ मटेरियल या कोई भी स्टॉक एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाए और दोनों ब्रांच सेम रजिस्ट्रेशन में हो, इट इज नॉट अ सप्लाई। ये सप्लाई ही नहीं है, इस पर कोई टैक्स की लाइबिलिटी नहीं बनेगी। आगे बढ़ते हैं। Received advance from Messrs Neo Electro Divine registered at Delhi for purchase of television. आपने एडवांस गुड सप्लाई करने के रिस्पेक्ट में रिसीव किया है, नॉट टैक्स्ड इमीडिएटली। ये हाथों हाथ टैक्स नहीं होगा। एडवांसेस रिसीव फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, दे आर नॉट टैक्स्ड इमीडिएटली, दे विल बी टैक्स्ड एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम जब गुड्स एक्चुअली में सप्लाई होंगे। एंड रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम Messrs Neo Electro Divine registered at Delhi for payment of annual maintenance charges of television, as Messrs New Electro Divine also undertook optional AMC of television.
तो ये आपने एडवांस रिसीव किया, लेकिन ये आपने एएमसी के लिए रिसीव किया, सो दिस इज एडवांस फॉर सर्विसेज। ऊपर वाला जो था इट वाज एडवांस फॉर गुड्स, बट ये जो ट्रांजैक्शन है इट इज एडवांस फॉर सर्विसेज, एंड एडवांस रिसीव फॉर सर्विसेज आर टैक्स्ड इंस्टेंटली, ये हाथों हाथ टैक्स होते हैं। अब ये जो आपका वेंडर है ना, वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, और एएमसी सर्विसेज के रिस्पेक्ट में अगर मैं जनरल डिफॉल्ट लॉ में जाऊं तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगी, तो ये ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट सप्लाई क्वालिफाई करेगी, और यहाँ पे 50,000 इंटू 18% आपकी हाथों हाथ लाइबिलिटी बन जाएगी आईजीएसटी की। एडवांसेस फॉर सर्विसेज आर टैक्स्ड एज एंड व्हेन द एडवांसेस आर रिसीव्ड। अब जाते हैं बेटा परचेजेस पे। Purchase of raw material from Messrs Electro Enterprises Private Limited registered at Ludhiana, पंजाब। तो ट्रांजैक्शन तो इंट्रा है। अब इसी में आपको नोट 1 दे रखा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इंक्लूड्स रॉ मटेरियल ऑफ रुपीज 1,20,000 which was purchased on 10th November 2025, but the invoices were uploaded in GSTR 1 of 18th November 2025 and such details have been communicated to the recipient in form GSTR 2B। इसमें 1,20,000 रुपए का मटेरियल ऐसा है जो खरीदा 20 मार्च 2025 को गया था। मतलब 1,20,000 की जो परचेज है, जो आपकी ओवरऑल परचेज है ना ऊपर 25 लाख की, इसमें से 1,20,000 की जो परचेज है वो 1,20,000 की परचेज आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की परचेज है। अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न आप 30 अक्टूबर 2025 को भर चुके हैं। जब आप 24-25 की जीएसटीआर 9 30 अक्टूबर 2025 को भर चुके हैं, तो 30 अक्टूबर 2025 के बाद आप इसमें आईटीसी ले ही नहीं पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू टेक आईटीसी ऑन दिस। और आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे कैलकुलेशंस पूछ रहा है कौन से महीने की, नवंबर 2025 की। जब फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जीएसटीआर 9 आप 30 अक्टूबर 2025 को भर चुके हैं, तो 30 अक्टूबर 2025 के बाद तो आप इस फाइनेंशियल ईयर के रिस्पेक्ट में कोई आईटीसी क्लेम कर ही नहीं सकते। तो बात ऐसी है जी, ये जो 25 लाख रुपीस है, इसमें से आप 1,20,000 पे आईटीसी नहीं ले पाएंगे। आप 23.8 लाख पे इंटू 9% एंड 9% अपना आईटीसी ले लीजिएगा। डन। Next, freight paid for transportation of television to a tempo owner registered as GST at Mohali, Punjab. Tempo owner issued invoice without any GST। आपने जीटीए से सर्विसेज ली है और जीटीए ने खुद कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया और हम जीएसटी में रजिस्टर्ड है। जब जीटीए खुद कोई जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा है और हम जीएसटी में रजिस्टर्ड है और टैक्स रेट आपको वैसे भी बता रखी है ट्रांसपोर्टर के केस में 5% है, तो यहाँ पे आपका आरसीएम का लॉ लगेगा। 50,000 इंटू 2.5% एंड 2.5% जो है वो आपकी लाइबिलिटी बनेगी, आपकी आरसीएम की लाइबिलिटी बनेगी, और इसका आप आईटीसी भी ले सकते हो बिकॉज दीज सर्विसेज आर यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये आरसीएम की लाइबिलिटी में भी आएगा और आईटीसी में भी आएगा। पेड रेंट ऑफ फैक्ट्री एंड सर्विस सेंटर टू मिस्टर राकेश हु इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे लेते हो, और कमर्शियल प्रॉपर्टी जब आप किराए पे लेते हैं और वहाँ पे आपका जो सप्लायर है वो सप्लायर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हो और जो रेसिपिएंट है वो रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, तो ये ट्रांजैक्शन तो आपने पढ़ी हुई है कि आरसीएम में कवर हो जाती है। तो इसके ऊपर भी आपकी आरसीएम में लाइबिलिटी बनेगी, और आरसीएम में लाइबिलिटी आपकी 9% और 9% पे मिलेगी और बनेगी, और पैरेलली आप आईटीसी भी ले सकते हैं। एंड लास्ट, सिक्योरिटी सर्विसेज रिसीव फ्रॉम मेसर्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्विसेज सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम एट जलंधर, पंजाब। अगर आप सिक्योरिटी सर्विसेज लेते हैं किसी भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी से, सिक्योरिटी सर्विसेज सप्लाइड बाय अ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी टू एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ, वो आरसीएम में कवर है। और हमारा सप्लायर तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो कंपोजिशन स्कीम में मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एज लॉन्ग एज आपका सप्लायर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है और रेसिपिएंट जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है वो जैसे निवेदिता प्राइवेट लिमिटेड है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो ये आरसीएम में कवर है। तो सिक्योरिटी सर्विसेज में आरसीएम का लॉ लगने के लिए सप्लायर शुड बी एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड द रेसिपिएंट शुड बी अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। दोनों ही कंडीशंस फुलफिल्ड है, तो यहाँ पे आपको इस ट्रांजैक्शन पे भी आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे 9% की आपकी आरसीएम की लाइबिलिटी बनेगी, आप इसका भी आईटीसी ले सकते हैं।
एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमने फर्स्ट पॉइंट देख लिया, सेकेंड, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। सेकंड, credit note of rupees 80,000 excluding GST was issued on 30th November 2025 to Messer Shine Electronics Limited against invoice of 4,20,000 issued on 10th March 2024। आपका इनवॉइस 4,20,000 रुपए का है। ठीक है जी। 10 मार्च 2024 का इनवॉइस है। कौन से फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करता है? तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 से रिलेट करता है। अब आपका क्रेडिट नोट कब इशू हुआ? तो आपका जो क्रेडिट नोट है वो क्रेडिट नोट इशू हुआ है 80,000 रुपीज का 30th नवंबर 2025। क्रेडिट नोट इशू करने से आप अपनी लाइबिलिटी कम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज देखिए, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की GSTR 9 जो है वो 30th अक्टूबर 2025 को जा चुकी है। जब 30 अक्टूबर 2025 को आपकी GSTR 9 जा चुकी है ना, तो ये क्रेडिट नोट जो आपने इशू किया है ये आफ्टर दी परमिसिबल टाइम लिमिट इशू किया है। और जब ये क्रेडिट नोट टाइम पे इशू हुआ ही नहीं है, टाइम के बाद इशू हुआ है, तो यहाँ पे आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। अगर यही क्रेडिट नोट आपका 30 अक्टूबर 2025 से पहले इशू हो जाता, तो आपका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का अमाउंट कम हो सकता था, बट इस केस में नहीं हो पाएगा। डन, हमने ये क्वेश्चन भी निपटा लिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम जी। Mr. Jitendra engaged in providing various services is registered as a regular taxpayer under GST. He furnished the following information relating to various output transactions done for financial year 24-25. You are required to compute the amount of taxable supply of Mr. Jitendra for 24-25, showing each item separately. All amounts given above are exclusive of taxes wherever applicable. Correct legal reasoning of each item should form part of your answer. चलिए जी देखते हैं। रेंट रिसीव फॉर रेंटिंग ऑफ लैंड फॉर फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग को हम पिसिकल्चर भी बोलते हैं। पिसिकल्चर GST में एग्रीकल्चर के मीनिंग में कवर है। और कल को आप लैंड किराए पे लेके आते हैं एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, तो उस पर GST एग्जेम्प्ट है, GST नहीं लगता। एग्रीकल्चरल सेक्टर के मेरे पास एग्जेम्पशन है। नेक्स्ट, रिसीव प्राइस लिंक सब्सिडी फ्रॉम मेसर्स हैप्पी डेज अ रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट। ट्रस्ट है, नॉन गवर्नमेंट बॉडी है। नॉन गवर्नमेंट बॉडी से अगर आपको सब्सिडी मिलती है एंड दैट सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, वो सब्सिडी टैक्सेबल होती है। सब्सिडी कब टैक्स नहीं होती? गवर्नमेंटल सब्सिडीज टैक्स नहीं होती, और जो नॉन गवर्नमेंटल सब्सिडीज है वो भी टैक्स नहीं होती इफ दे आर नॉट डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज बीइंग सप्लाइड। अब यहाँ पे जो आपकी नॉन गवर्नमेंटल सब्सिडी है ये आपकी प्राइस लिंक्ड है, इट इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस। सो सिंस सब्सिडी इज रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन गवर्नमेंट एंड इट इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, दिस 2 लाख सब्सिडी इज टैक्सेबल। आगे बढ़ते हैं। Provided services as national testing agency to Messrs Fine Future Institute, a recognized educational institution for conducting an entrance examination for admission to educational institute. अगर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो अपने इनवर्ड लेग पे कोई भी सर्विसेज रिसीव करता है विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर विद रिस्पेक्ट टू एडमिशन, वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इनवर्ड लेग पे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो एग्जेम्प्ट होती है इफ दीज सर्विसेज आर इन रिलेशन टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो दोनों ही बातों के बेस पे ये वाला जो अमाउंट है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, provided services by way of preconditioning, pre-cooling, ripening and waxing of fruits. The essential characteristic of fruit remains same. इसके लिए specifically हमारे पास एक exemption है, तो ये भी exempt हो जाएगा। And last, provided rooms having room charges 4,500 per day to a person receiving healthcare services from his established healthcare clinic. तो अगर आप हेल्थ केयर सर्विसेज में रूम अवेलेबल करवा रहे हो पेशेंट को, तो वहाँ पे एग्जिम्पशन आपको मिलती है अगर रूम के चार्जेस 5,000 पर डे या इससे कम है। यहाँ पे आपके रूम के चार्जेस 4,500 पर डे है, तो ये भी एग्जिम्प्ट है। अगर रूम के चार्जेस 5,000 पर डे से ज्यादा होते तो वो फुली टैक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 8, examine the taxability of supplies in the following independent cases in terms of the relevant provision of the CGST Act 2017. Brief reasons should form part of your answer. Services of health insurance business provided by Health and Bless Insurance Company to Mr. Krish Kinare and his family. तो हमारे GST 2.0 का लॉ जो 22 सितंबर 2025 से एप्लीकेबल हुआ है, वहां पे लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विसेज को एग्जाम किया गया है इफ दोस सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू एन इंडिविजुअल और हिज फैमिली।
तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विसेज जो इंश्योरेंस कंपनी ने प्रोवाइड की है, मिस्टर कृष किनारे एंड हिज फैमिली को ये सर्विसेज एग्जिम्प्ट है। लेटेस्ट एग्जिम्पशन आई है जो 22 सितंबर 2025 से एप्लीकेबल है और आपके मई 26 और उसके आगे वाले अटेम्प्ट के लिए लागू है। अगला, A1 Hotels provided supply of accommodation services having value of supply equal to 20,000 rupees per month to MBBS student Mr. Pranav Sachdev for a continuous period of 180 days. अगर आप स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन अवेलेबल करवा रहे हो, वहाँ पे एग्जिम्पशन मिलने के 2 क्राइटेरिया होते हैं। पॉइंट नंबर 1, जो आप पैसा चार्ज करेंगे वो 20,000 पर मंथ या इससे कम होना चाहिए, एंड नंबर 2, आपका अकोमोडेशन मिनिमम 90 कंटीन्यूअस डेज के लिए प्रोवाइड होना चाहिए। यहाँ पे मेरा अकोमोडेशन जो है वो 180 कंटीन्यूअस डेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है और आपकी जो अमाउंट है वो 20,000 पर मंथ या इससे कम है। तो आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल्ड है, अमाउंट 20,000 पर मंथ या इससे कम और आपका कंटीन्यूअस पीरियड जो है वो 90 डेज या इससे ज़्यादा का है, तो ये सर्विसेज भी आपकी एग्जेम्प्ट है। आगे बढ़ते हैं। Determine the time of supply in case of following transactions on individual basis by briefly stating the relevant provision. A registered firm engaged in the business of event management services, hired on 1st Feb, फंक्शन 14 फरवरी को हुआ, 3,25,000 का बुकिंग अमाउंट 4 फरवरी को आया, बिल 3 लाख का 12 मार्च 2025 का बना और बैलेंस अमाउंट 2,75,000 का 20 मार्च 2025 को रिसीव हुआ। ठीक है जी। तो इवेंट जो हुआ है ना, वो इवेंट आपका हुआ है 14 फेब 2025 को और आपका 3 लाख रुपए का जो इनवॉइस है वो 3 लाख रुपए का इनवॉइस आपका रेज हुआ है 12 मार्च 2025 को। क्या मेरा इनवॉइस 30 डेज के अंदर अंदर इश्यू हुआ है? In case of provision of services, invoice should be issued within before or within 30 days of provision of service. तो क्या मेरा इनवॉइस 30 डेज के अंदर अंदर इशू हुआ है? आंसर इज यस। जहां पे मेरा इनवॉइस 30 डेज के अंदर अंदर इशू होता है, वहां पे व्हाट इज माय टाइम ऑफ सप्लाई? टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, व्हिचएवर इज क्लियर। अब बात यह है कि यहाँ पे पेमेंट आपकी 2 बारी में है। तो आप जो 25,000 का एडवांस देके आए, उस 25,000 का जो आप एडवांस देके आए हो, उसमें आपका डेट ऑफ इनवॉइस 12 मार्च है और डेट ऑफ पेमेंट आपकी 4 फरवरी है। इन दोनों में से विचएवर इज अर्लियर क्या है? इन दोनों में से विचएवर इज अर्लियर 4 फरवरी है। तो 25,000 रुपए का जो एडवांस है, उसके लिए आपकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? उसके लिए आपकी टाइम ऑफ सप्लाई 4 फरवरी 2025 है। ठीक है जी। और रिमेनिंग आपकी 2,75,000 की जो पेमेंट है, उसके केस में आपका डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? तब आपका डेट ऑफ इनवॉइस 12 मार्च है और डेट ऑफ पेमेंट आपकी 20 मार्च है। इन दोनों में से विचएवर इज अर्लियर, तो विचएवर इज अर्लियर मेरे लिए इस 2,75,000 के रिस्पेक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई आपकी 12 मार्च 2025 है। Since payment is being received in 2 installments, time of supply shall be determined separately for each installment. अगली कहानी, Mr. Shravan Kumar, a registered person, undertook the service of transportation of goods from Messrs. Longway Tempo Services, a GTA, a registered person, on 1st Jan 2025 to transport goods from Gurgaon to Faridabad, Haryana. Messrs. Longway Tempo Services issued invoice for 30,000 on 2nd January 2025. Mr. Shravan Kumar issued a check of 30,000 on 18th Feb 2025 and entered in the books on the same day, but the check was debited from his bank on 19th Feb. Determine the time of supply for Mr. Shravan Kumar for transportation services received by him. टाइम ऑफ सप्लाई श्रवण कुमार के लिए बताइएगा, एंड श्रवण कुमार इज नॉट द सप्लायर, श्रवण कुमार इज द रेसिपिएंट। तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपको बोलना चाह रहा है ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन एफसीएम में कवर नहीं है, ये ट्रांजैक्शन आरसीएम में कवर है। तो सर्विसेज जहाँ पे आरसीएम में कवर होती है, वहाँ पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई जो निकाला जाता है, वो टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 13(3) के हिसाब से निकाला जाता है। अब सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जीटीए जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इसीलिए सप्लायर इनवॉइस भी इशू करती हैं 2 जन 2025 को। सेक्शन 13(3) में जहां पे आपका सप्लायर, सेक्शन 13(3) में जहां पे आपका सप्लायर रजिस्टर्ड होता है ना, तो उस केस में
टाइम ऑफ सप्लाई आपके लिए होता है अर्लियर ऑफ 61st डे फ्रॉम इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। अब आपका जो इनवॉइस इशू हुआ है ना यहाँ पे, वो इनवॉइस आपका इशू हुआ है 2 जनवरी 2025 को। 2 जनवरी 2025 को आपका इनवॉइस इशू हुआ। इसमें अब 61st डे देखना है। तो मेरे पास जनवरी में कितने दिन हैं? तो जनवरी में मेरे पास 29 डेज है, 31 माइनस 2। फरवरी में 28 दिन और जोड़ देंगे तो 29 प्लस 28 आपका 57 हो गया। तो मार्च में आप 3 दिन और जोड़िए तो आपका 61st डे फ्रॉम इनवॉइस आएगा 4 मार्च। अब डेट ऑफ पेमेंट क्या लेके चलेंगे? तो श्रवण कुमार ने अपने बुक्स में पेमेंट जो है वो 18 फरवरी को एंटर किया और इसके बैंक अकाउंट से पेमेंट 19 फरवरी से डेबिट हुई है। तो हम कहते हैं डेट ऑफ पेमेंट जिस दिन कैश बुक में एंट्री आई या जिस दिन पासबुक में एंट्री आई, विच एवर इज अर्लियर। तो कैश बुक में 18 फरवरी को एंट्री आ गई है, बैंक अकाउंट में पैसा डेबिट हुआ है 19th को, तो पेमेंट वहाँ पे 19th को आई है पासबुक में। तो 18 फरवरी और 19 फरवरी विच एवर इज अर्लियर वो मेरे लिए डेट ऑफ पेमेंट रहेगा। तो डेट ऑफ पेमेंट में यहाँ पे 18 फरवरी लेके चलूंगा। तो मेरे लिए यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लियर ऑफ 4th मार्च या 18th फेब, विच एवर इज अर्लियर। सो देयरफॉर यहाँ पे आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई आपका होगा 18 फरवरी 2025। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए जी। अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 20 मिनट्स अभी तक निकला है और वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग आवर आरटीपी। बहुत ही बढ़िया। ये क्वेश्चन ईवे बिल पे है। Messrs Alpha Distributors registered in Maharashtra supplies goods to Messrs Beta Retailers registered in Gujarat. तो ये सप्लायर है और ये रेसिपिएंट है। Due to urgency, Part A of the e-way bill is furnished by Beta Retailers on 5th March at 2 p.m. बीटा रिटेलर्स ने ई-वे बिल बनाया, मतलब बिल जो है वो रेसिपिएंट ने बताया है। ई-वे बिल जो है इसका पार्ट ए जो है वो रेसिपिएंट ने जनरेट किया है। द गुड्स आर डिलीवर्ड ऑन 7th March at 10 a.m. The details of the e-way bill are made available to Alpha Distributors on the common portal immediately upon generation. Alpha Distributors does not communicate acceptance or rejection of the consignment. To whom were the details of the e-way bill made available under relevant provisions of the e-way bill? To whom were the details of the e-way bill made available under relevant provisions of the e-way bill? e-way bill के provisions के हिसाब से e-way bill की details portal किसको available करवाता है? देखिए, जहां पे ई-वे बिल सप्लायर जनरेट करता है, जहां पे ई-वे बिल जो है वो सप्लायर जनरेट करता है, तो वहां पे रेसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर दोनों को कम्युनिकेशन जाएगा। और जहां पे रेसिपिएंट ई-वे बिल को जनरेट करता है, तो वहां पे डिटेल्स जो है वो डिटेल्स सप्लायर को और ट्रांसपोर्टर दोनों को जाएंगी। अब हमारे एग्जिस्टिंग क्वेश्चन में ई-वे बिल जो है वो बीटा रिटेलर्स ने जनरेट किया है, जो रेसिपिएंट है। तो जब वो ये डिटेल्स जनरेट करेंगे ई-वे बिल की पार्ट ए में, तो पैरेलली उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सिस्टम कम्युनिकेशन सप्लायर अल्फा डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी देगा और साथ के साथ ट्रांसपोर्टर्स को भी देगा। व्हाट इज द लास्ट डेट एंड टाइम फॉर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन? जब आपको पोर्टल से ई-वे बिल की डिटेल्स कम्युनिकेट होती है वहां से 72 आवर्स या जिस टाइम पे आपके गुड्स की डिलीवरी होती है, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, यहां तक आपके पास टाइम विंडो होती है अपनी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन कम्युनिकेशन की। अगर आपने इस टाइम पीरियड के दौरान कोई भी कम्युनिकेशन नहीं दिया एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन को लेके, तो आपकी डीम्ड एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। अब बात ऐसी है जी, आपका ई-वे बिल जनरेट हुआ है 5 मार्च 2 पीएम पे, तो यहां से 72 आवर्स में गिनूंगा तो 8 मार्च 2 पीएम तक ये कहानी चलती है। उसके बाद गुड्स आपको कब डिलीवर हुए हैं? तो गुड्स आपको डिलीवर हुए हैं 7 मार्च 10 AM को, तो 7 मार्च 10 AM इस टाइम पे आपके गुड्स डिलीवर हुए हैं। इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, यहां तक आपके पास टाइम था, मतलब आपके पास 7 मार्च 10 AM तक का टाइम था अपनी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन कम्युनिकेशन का, लेकिन आपने कुछ भी कम्युनिकेट नहीं किया। तो जैसे ही आपके गुड्स डिलीवर होंगे 7 मार्च 10 AM पे, तो आपकी डीम्ड एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। ठीक है जी। तो व्हेन विल डीम्ड एक्सेप्टेंस अप्लाई? Deemed acceptance in this case will apply as and when the goods are delivered to you on 7th March 10 AM. So with this
आपका आरटीपी का सारा कंटेंट कंप्लीट हो गया है। डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी दोनों के जो डिस्कशन है वो डिस्कशन हमने कर लिए हैं and it has taken us roughly 1 hour 25 minutes, and in this time we have discussed each and every provision of the RTP. May 26 अटेम्प्ट के लिए आपके पास यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अमेंडमेंट काफ़ी पहले आ गई थी डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी दोनों की। आपके पास डायरेक्ट टैक्स की रिविजन्स भी आ गई हैं, पार्ट ए, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों। पूरा आपका सिलेबस तैयार है वहाँ पे भी, और बहुत ही जल्दी इन अ वीक्स टाइम आपके पास जीएसटी की रिविजन भी अवेलेबल हो जाएगी, जिसके अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका पूरा जीएसटी का सिलेबस एकदम लेटेस्ट मैनर में आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा। सो ये हमारी कोशिश चल रही है आप सब लोगों के लिए May 26 अटेम्प्ट के लिए। आई होप आप सब लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही हो। जैसी भी तैयारी चल रही हो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में, देखें आप लोग कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी और एडिशनल कंटेंट के साथ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।